गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में क्लास 12 का जो लास्ट वीडियो था, उस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सॉलिड्स का क्लासिफिकेशंस किया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में डिस्कस किया था, एमोफोरस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, है ना। बहुत सारा डिस्कशंस हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में किया था, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया। तो अभी इस सॉलिड्स का जो एक्सटेंडेड वर्जन है, जो नेक्स्ट वीडियो में अभी बोला था, मैं लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक्सटेंडेड वर्जन करेंगे, यूनिट सेल्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग यूनिट सेल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो समझना पड़ेगा कि यूनिट सेल जो कंसेप्ट है वो आया क्यों है, किस लिए ज़रूरत है ना। देखिए, सॉलिड एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा मटेरियल अगर वो टाइटली पैक्ड होगा तो मैं उसको सॉलिड बोल सकता हूँ। एक बड़ा सा मटेरियल, उसको भी सॉलिड बोल सकता हूँ, है ना। एक बड़ा सा माउंटेन, वो भी सॉलिड होगा। सो मतलब छोटा भी सॉलिड हो रहा है, बड़ा भी सॉलिड हो रहा है, ये भी सॉलिड हो रहा है। मतलब उसका जो सॉलिड का जो मटेरियल का जो साइज है वो बहुत बड़ा हो सकता है ना। तो बहुत बड़ा हो सकता है, तो वो बहुत बड़ा का कैलकुलेशंस अगर मुझे करना है तो मैं नहीं कर सकता बहुत बड़ा कैलकुलेशंस, क्योंकि मुझे कैलकुलेशंस करना पड़ेगा तो मुझे पूरा मेजरमेंट करना पड़ेगा नहीं। तो उस मेजरमेंट और उस क्राइटेरिया से बचने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सोचा, केमिस्ट्री वाले लोगों ने बहुत सोचा, और सोचने के बाद फाइनली उन लोगों ने निकाला एक छोटा सा कंसेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं उसको? यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल का मतलब एक बड़ा सा सॉलिड का एक छोटा पार्ट जो पूरा सॉलिड में रिपीट होता है। एक बड़ा सॉलिड का एक छोटा पार्ट जो पूरा सॉलिड में रिपीट होकर बनता है, तो मैं उसको बोलता हूँ यूनिट सेल, है ना। यूनिट सेल कंसेप्ट इसलिए आया क्योंकि यूनिट सेल से मैं सॉलिड का मेजरमेंट कर सकता हूँ, सॉलिड के बारे में और बहुत सारा क्वांटिटीज और सॉलिड के और बहुत सारा प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं आपसे, ठीक है। तो देयरफॉर अभी यूनिट सेल को अपने को देखना है। अच्छा, तो अभी यूनिट सेल को पता करने के लिए एक चीज समझना पड़ेगा कि यूनिट सेल का मतलब क्या होता है। इट इज ए रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए सॉलिड। एक सॉलिड का एक रिपीटिंग यूनिट है। रिपीटिंग यूनिट का मतलब जैसे आप लोग के घर पे हो, है ना। तो घर पे जो एक रूम होता है ना, इसके बाद उसके बगल में एक और रूम हो गया, उसका बगल में एक और रूम हो गया, बहुत सारा रूम होता है। तो एक रूम का मेजरमेंट करने के बाद मैं बाकी सब का मेजरमेंट कर सकता हूँ कि अगर वो सब रूम का साइज सेम हो तो एक का मेजरमेंट करके बाकी का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन अगर कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? पूरा सॉलिड का डायमेंशंस मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे भी हम लोग यूनिट्स को बोलते हैं रिपीटिंग यूनिट्स। और मैंने लास्ट वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में मुझे इस चैप्टर में बात करना है। मुझे इस चैप्टर में बस क्रिस्टलाइन के बारे में ही पढ़ना है, एमोफोरस सॉलिड्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। तो यूनिट सेल का मतलब हो गया रिपीटिंग यूनिट। यूनिट सेल का मतलब होता है रिपीटिंग यूनिट ऑफ सॉलिड। रिपीटिंग यूनिट एक सॉलिड का रिपीटिंग यूनिट, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। तो रिपीटिंग यूनिट का मतलब होता है कि एक बड़ा सॉलिड है, उसका एक छोटा पार्ट, एक बड़ा सा सॉलिड है ना, उसका एक छोटा पार्ट का मेजरमेंट हम लोग करेंगे, फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन अगर कर देते हैं तो मुझे पूरा सॉलिड का डायमेंशन मिल जाएगा और पूरा सॉलिड का बहुत सारा क्वालिटी, बहुत सारा प्रॉपर्टी अपने को समझने को मिलेगा। देयरफॉर इस छोटे पार्ट में डिस्कशन करेंगे तो बाकी का तो ऐसे ही निकल जाएगा, है ना। अच्छा, ये तो अपने को समझ में आ गया। इतना सिंपल कंसेप्ट तो जिंदगी में आज तक अपने को नहीं मिलता है ना। चलिए बात करें। तो अभी एक एजम्पशन करना पड़ेगा। ये जो सॉलिड यूनिट सेल्स है, मेरे पास यूनिट सेल बहुत तरीके का मिलता है, लेकिन अपने को यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ना है। यार फर्स्ट यूनिट सेल जो अपने को मिलता है वो होता है सिंपल क्यूबिक। समझ में आ रहा है? टाइप्स के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल मुझे मिलता है क्या है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। सेकंड टाइप का अपने को यूनिट सेल्स मिलता है, इसको बोलते हैं हम लोग फेस सेंटर। फेस सेंटर, ठीक है। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम लोग ये बोलते हैं एफसीसी। समझ में आ रहा है? इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते क्या है? एससी। क्लियर? नेक्स्ट जो अपने को डिस्कस करना है वो होता है अपना बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं बीसीसी। तो सिंपल क्यूबिक एक टाइप का मिल गया, एफसीसी जिसको बोलते हैं फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। थर्ड टाइप का मिल गया अपने को बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? बीसीसी। इतना आ गया समझ में? अच्छा, चलो इनको हम लोग ब्रीफली डिस्कशन करेंगे, इनको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसके तरीके से और भी मिलता है, जैसे कि एंड सेंटर मिल गया, समझ में आ रहा है? एंड सेंटर मिल गया, ऐसे करके बहुत सारा मिलता है मुझे, लेकिन इनको मुझे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
क्लास 12 में ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग सिंपल क्यूब से। हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट से। तो इसको समझने के लिए अभी सब लोग थोड़ा केमिस्ट्री से बाहर निकल के डेली लाइफ में आना पड़ेगा और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सिंपल है, जहाँ पे भी आप लोग अभी बैठे हुए हो तो ऑब्वियसली आप लोग घर के रूम के अंदर ही बैठा हुआ होगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, सब बाहर तो निकल नहीं सकता, तो घर के अंदर ही हो गया ना सब लोग। तो जहाँ पे हो वहाँ पे सोचो, जिस रूम पे हो तुम लोग, उस रूम का साइज कैसा होगा, उसका डायमेंशन कैसे है, क्यूबिक स्ट्रक्चर का होगा। इसके वजह से देखो सिंपल क्यूब लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे मुझे 3D डायमेंशंस के बारे में बात करना है, और 3D में भी मुझे किसके बारे में बात करना पड़ेगा, क्यूब के बारे में। कैसे बात करना पड़ेगा, क्यूब के बारे में, ठीक है। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स के लिए क्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सॉलिड के अंदर बहुत सारा पार्टिकल होगा ना, ऐसे करके बहुत पार्टिकल होगा, है ना। तो एक हाइपोथेटिकल डायरेक्शंस, हाइपोथेटिकल लाइंस को अरेंजमेंट्स करके एक क्यूब का स्ट्रक्चर बनता है। उस क्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस क्यूब का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, जैसे कि ये मुझे मिल गया, समझ में आ रहा है। तो फटाफट हम लोग ये क्यूब बना देते हैं। ये देखो बन गया क्यूब, है ना। इस क्यूब के बारे में अपने को डिस्कशन करना है। इस क्यूब का क्या इंपॉर्टेंट है, इस क्यूब का इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने क्यूब बनाए हैं, ये जो लाइन खींचा, ये जो लाइन है, ये सब लाइन कैसा है, हाइपोथेटिकल लाइन है। और जो स्पेयर्स मैंने डाला यहाँ पे, जो सर्कुलर करके स्पेयर लिखा, वो जो स्पेयर है वो क्या होगा, एक स्पेयर एक दूसरे स्पेयर के टच में होगा, क्योंकि ये तुमको पता है कि सॉलिड का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होता है। इसका मतलब एक पार्टिकल एक दूसरा पार्टिकल के पास टच में हो सकता है ना। यहाँ पे तो मैं 3D डायमेंशन नहीं बना सकता, लेकिन समझने के लिए मैं बोल देता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्पेयर है, वो एक दूसरा स्पेयर के पास में होगा, टच में होगा। टोटल में कितना कॉर्नर है यहाँ पे, एक क्यूब का कितना कॉर्नर होता है बोलो यार, 8 कॉर्नर होता है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया अपना 8। ये जो स्पेयर है ये इसके साथ टच में है, ये जो स्पेयर है इसके साथ टच में है, ये समझना पड़ेगा। इस स्ट्रक्चर में तुमको टचिंग वाला मैटर नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये 3D डायमेंशंस का है, और मैं 3D का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये स्पेयर अजम्पशन है कि ये स्पेयर दूसरा स्पेयर के साथ टच में होगा, सारा स्पेयर एक दूसरे के साथ कैसा है, टच में होगा। और ये जो हाइपोथेटिकल लाइन मैंने खींचा, वो हाइपोथेटिकल लाइन कैसा होगा, इस स्पेयर का सेंटर पॉइंट से उस स्पेयर का सेंटर पॉइंट तक एक लाइन बनाएंगे, हाइपोथेटिकल लाइन, जिससे मुझे एक रिजल्टेंट क्यूब मिलेगा, है ना। बहुत सारा स्पेयर्स का सेंटर को ऐड करने के बाद एक क्यूब मिलेगा, उसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये तो तुमको पता है, मैथमेटिक्स के हिसाब से ये तुमको पता है कि क्यूब का एक प्रॉपर्टी ये होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो क्यूब का ऑल साइड्स इक्वल होता है, तो मैं एक साइड ऑफ क्यूब को बोल देता हूँ ए। क्या बोल देता हूँ, ए, है ना। एज तो फिर क्यूब सबका कितना होगा, ए होगा। ये जो स्पेयर्स है वो एक सॉलिड के बारे में जब डिस्कस करेंगे, उस सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होगा, उन सब पार्टिकल का साइज क्या होगा, सेम होगा। ऐसा अजम्पशन है, सबका साइज कैसा होगा, सेम होगा। तो अगर सबका साइज सेम होता है तो इसका जो रेडियस होगा वो भी सेम होगा, है ना। तो आर को एज्यूम कर लेता हूँ स्फीयर का रेडियस, है ना, रेडियस ऑफ स्फीयर। समझ में आ रहा है, रेडियस ऑफ स्फीयर, ये हो गया डिस्टेंस, एक दूसरे के टच में होगा। तो फटाफट फर्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट होता है एटम्स पर यूनिट सेल, एटम्स पर यूनिट सेल। एटम्स पर यूनिट सेल का मतलब एक यूनिट सेल में रिजल्टेंट कितना स्पेयर उसके अंदर हो सकता है ना। तो देखो ये वाला स्पेयर के बारे में अगर डिस्कस करें तो ये वाला स्पेयर इस रूम के अंदर, इस सॉलिड के अंदर, इस क्यूब के अंदर कंप्लीटली नहीं है ना यार, कुछ पार्ट है, इसका भी 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 कुछ पार्ट है, सबका क्या है, थोड़ा थोड़ा सबका पार्ट है। टोटल में कितना स्पेयर है, यहाँ पे 8 स्पेयर है। तो 8 स्पेयर का एक का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कुछ होगा ना इस क्यूब के अंदर, दूसरे वाले का भी कुछ होगा, तीसरे वाले का भी कुछ होगा, चौथे का भी कुछ होगा, ऐसा करके 8 तक चलेगा। अच्छा, एटम्स पर यूनिट सेल का मतलब एक सॉलिड क्यूब के अंदर कितना रिजल्टेंट स्पेयर हो सकता है, कितना रिजल्टेंट स्पेयर हो सकता है, उसके बारे में बात करें, ठीक है। तो अभी जहाँ पे तुम लोग बैठे हुए हो वहाँ पे सोचो, वहाँ पे बैठो, वहाँ पे सोचो कि हर कॉर्नर पे एक स्पेयर है। तो तुम एक क्यूबिक स्ट्रक्चर वाला रूम के अंदर होगा, है ना,
हाँ, तो क्यूबिक स्ट्रक्चर के रूम के अंदर सोचो हर कॉर्नर में एक एक स्क्वायर है। जो तुम जिस रूम पे है उस रूम को सोचो कि वो एक क्यूब है। समझ में आ रहा है? अगर किसी का क्यूबिक नहीं है तब भी सोच लो कि वो क्यूब है। समझ में आ रहा है? तो एक रूम के अंदर तुम बैठा हुआ है, वो क्यूबिक स्ट्रक्चर का रूम है, तो क्यूबिक स्ट्रक्चर का जो कॉर्नर पॉइंट है, सोचो ऐसा कि कॉर्नर पॉइंट पे, वो जो कॉर्नर पॉइंट है उस कॉर्नर पॉइंट पे एक स्फीयर रखा है, नीचे वाला कॉर्नर पॉइंट में एक और स्फीयर रखा है, उस वाले कॉर्नर पॉइंट पे एक और स्फीयर रखा है, नीचे वाले कॉर्नर पे एक और स्फीयर रखा है। ऐसा करके उस क्यूबिक वाला रूम के अंदर टोटल में कितना स्फीयर हो सकता है यार? 8 स्फीयर हो सकता है। तो अब बताओ यार, वो जो ऊपर में जो कॉर्नर वाला है, जो सोचो, देखो उधर, उस ऊपर में जो स्पेयर तुमने रखा है वो स्पेयर इस रूम पे आ रहा है? समझ में आ रहा है? वो जो स्पेयर है वो इसके बगल वाला रूम में भी होगा, उसके एडजेसेंट रूम में भी होगा, वो वाला स्पेयर कॉर्नर में जो रखा तुमने, ठीक है? अच्छा, तो इस रूम पे आ गया, उसका बगल वाला रूम पे भी हो गया, इस रूम के उस बगल वाले रूम में भी होगा, उसके बगल वाला रूम में भी होगा। तो टोटल में ये जो स्पेयर है, वो कॉर्नर वाला जो स्पेयर है, वो 4 ग्राउंड रूम पे हो रहा है ना यार। एक रूम, 2 रूम, उसका बगल वाला 3 रूम, उसके पास वाला 4 रूम पे ये वाला स्पेयर जा रहा है ऊपर वाला। अच्छा, तो ये जो 4 रूम के ऊपर भी तो 4 रूम हो सकता है ना यार, तो उसके ऊपर में भी अगर और 4 रूम होता है तो 4 रूम के ऊपर और 4 रूम, तो टोटल में 8 रूम हो रहा है। मतलब ये वाला कॉर्नर वाला जो स्पेयर है तो टोटल में 8 रूम पे शेयर हो रहा है। इस रूम में भी हो रहा है, बगल वाला रूम में भी हो रहा है, उसके बगल वाला में भी हो रहा है, उसके पास वाला में भी हो रहा है। इन चारों के ऊपर और 4 होगा, तो ये जो कॉर्नर वाला स्पेयर है वो टोटल में 8 रूम पे जा रहा है। कितने रूम पे जा रहा है? 8 रूम पे। तो एक रूम पे उस स्पेयर का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब कितना पार्ट उसका एक रूम पे आएगा? समझ में आया चीज? 4 रूम ग्राउंड में, 4 रूम ऊपर में, ये वाला कॉर्नर पे है, तो ये वाला कॉर्नर वाला स्पेयर टोटल में 8 रूम पे है। तो एक रूम पे उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8 होगा। बोलो 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 बोलो, कितना आएगा? 1/8 है। तो एटम्स पर यूनिट सेल को हम लोग डिनोट करते हैं Z से। किससे डिनोट करते हैं? Z से। तो Z इज इक्वल टू एक रूम का, एक स्पेयर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8 एक क्यूब के अंदर। एक क्यूब के अंदर 1/8 कंट्रीब्यूशन आ रहा है। और टोटल में कितना स्पेयर रखा है तुमने क्यूब में? 8 रखा। जैसे कि इस कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, नीचे वाले कॉर्नर का भी 1/8, सारे कॉर्नर का कितना कंट्रीब्यूशन आएगा? 1/8। तो 1/8 मल्टीप्लाई 8 होगा, क्योंकि 8 है टोटल। 1/8 मल्टीप्लाई 8, तो ये वाला 8 और ये वाला 8 हो गया छमछम। क्या मिल गया? Z इक्वल टू 1। कितना मिला है? Z इक्वल टू 1। तो एटम्स पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूब कितना मिला मुझे? Z का वैल्यू 1। तो एक क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर रिजल्टेंट एटम्स, रिजल्टेंट स्पेयर कितना हो सकता है? 1। आ गया समझ में? सिंपल है। सेकंड पॉइंट बात करते हैं हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन A एंड R। एज लेंथ के साथ रेडियस का रिलेशन। रिलेशनशिप बिटवीन A एंड R। रिलेशनशिप बिटवीन A एंड R, मतलब A के साथ R का रिलेशन पता करना। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, ये जो क्यूब है, क्यूब के अंदर जो स्पेयर होगा, वो स्पेयर एक दूसरा स्पेयर के साथ टच में होगा। क्योंकि तुम सोचो यार, सॉलिड होता है तो उनको पता है कि सॉलिड का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होता है, टाइटली पैक्ड होता है, तो एक पार्टिकल एक दूसरा पार्टिकल के साथ टच में होना पड़ेगा। अगर वो टच में नहीं होगा तो वो लिक्विड हो जाएगा, और ऑड डिस्टेंस अगर होता है तो वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग तो बात कर रहे हैं यहाँ पे सॉलिड के बारे में, तो अपना यहाँ पे क्या होगा? एक पार्टिकल एक दूसरा पार्टिकल के साथ टच में होना पड़ेगा। कैसा होना पड़ेगा? टच में होना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो पार्ट है ना, उसको मैं जूम करके यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है? जूम करके यहाँ पे दिखाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो ये मेरा लाइन आ गया, जिसको बोलते हैं हम लोग एज लेंथ। समझ में आ रहा है? ये मिल गया मुझे एक स्फीयर, ये वाला मुझे मिल गया दूसरा स्फीयर। दोनों स्फीयर क्या है? आइडेंटिकल है, मतलब एक स्फीयर एक दूसरा स्फीयर के साथ हूबहू सेम होगा, दोनों का टचिंग पॉइंट होगा। ये डिस्टेंस मैंने उसको क्या बोल दिया? A डिस्टेंस बोल दिया, इसको मैंने R बोल दिया था, रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये भी R हो गया। तो बताओ यार A और R का रिलेशन क्या होगा? इतना सिंपल तो जिंदगी में तुमको आज तक कहीं नहीं मिला होगा, है ना? तो इनका सिंपल क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू ट्वाइस R। समझ में आ गया यार? तो रिलेशनशिप बिटवीन A एंड R क्या हो गया? 2 R मिलके एक A होता है, तो A इज इक्वल टू ट्वाइस R हो गया। दोनों का रिलेशन अपने को पता चल गया। तो रिलेशन के बाद हम लोग थर्ड पॉइंट में डिस्कस करेंगे। जो थर्ड पॉइंट अपना यहाँ पे होता है, वो थर्ड पॉइंट अपना यहाँ पे होगा,
थर्ड पॉइंट जो अपना यहाँ पे होगा, वो जो थर्ड पॉइंट है वो होता है पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग इफिशिएंसी। पैकिंग फ्रैक्शन एंड इफिशिएंसी। पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग इफिशिएंसी। फ्रैक्शन से ये समझ में आता है कि फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा लाई करना चाहिए 0 से स्टार्ट करके 1 के बीच में। पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा लाई करना चाहिए 0 से लेकर 1 के बीच में, क्योंकि फ्रैक्शन वर्ड मैथमेटिक्स के हिसाब से फ्रैक्शन वर्ड का मतलब होना चाहिए पॉइंट वाला वैल्यू, है ना। तो इसके वजह से 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। और इफिशिएंसी हमेशा हम लोग काउंट करते हैं 100 में। कैसे काउंट करते हैं? 100 में। मतलब इफिशिएंसी हमेशा क्या होता है? परसेंटेज में होता है। तो देयरफॉर इसका वैल्यू जो लाई करेगा, इसका वैल्यू भी लाई करेगा अपना 0 से स्टार्ट करके 100 के बीच में, मतलब 0%, 1%, 2%, 3%, 100% ऐसे करके लाई करना पड़ेगा। आगे समझ में रिलेशनशिप अपने को पता चल गया था, एटम्स पर यूनिट से पता चल गया। थर्ड पॉइंट पैकिंग फ्रैक्शन एंड इफिशिएंसी में बात करेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन पहले फटाफट निकालने की कोशिश करते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब अभी समझना पड़ेगा यार। जिस रूम में तुम बैठा हुआ है, या फिर इस बोर्ड के बारे में ले लेते हैं ना, इस बोर्ड में जितना पार्ट मैंने लिखा उसको यूज किया है, डिवाइडेड बाय द टोटल करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? फ्रैक्शन में मिल जाएगा। फ्रैक्शन का मतलब यही होता है, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब ये होगा कि तुम्हारे पास अगर एक बोर्ड दिया हुआ होगा, उस बोर्ड में तुमने कितना पार्ट लिखा उसका एरिया डिवाइडेड बाय द टोटल उसका एरिया करेंगे, डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया करेंगे तो मुझे मिल जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। जिस रूम में तुम बैठा हुआ है, उस रूम में जो सामान रखा हुआ है, वो सामान ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द रूम, तो तुमको मिल जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। कितना पार्ट तुमने उस रूम का यूज किया, समझ में आ रहा है? एक कॉपी में भी जब तुम लिखता है, उस कॉपी में तुमने कितना लिखा, कितना तुमने लिखा डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया, कितना स्पेस तुमने ऑक्यूपाई किया डिवाइडेड बाय द टोटल करेंगे तो अपने को मिलता है पैकिंग फ्रैक्शन। आया समझ में? अभी निकाल सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, तो अपने को पता चलेगा पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है Z एटम्स पर यूनिट सेल मल्टीप्लाई एटम्स पर यूनिट सेल मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये होता है Z मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब Z का मतलब उस क्यूब के अंदर कितना स्फीयर रिजल्ट आ रहा है उसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो। 10 होता है तो 10 मल्टीप्लाई ये होगा, 1 होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम का बात इसलिए करेंगे क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम लोग 2D का बात करते हैं तो यहाँ पे आता है एरिया। क्या आता है? एरिया, ठीक है। तो Z का वैल्यू एटम्स पर यूनिट सेल अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना वैल्यू आया था? 1। मल्टीप्लाई करो 1 मल्टीप्लाई व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? अरे बोलो बोलो बोलो, मैथमेटिक्स वाला चीज है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? ये तो सबको पता है, बच्चे को ये पता है कि 4/3 पाई r3 ये होता है ना यार, 4/3 पाई r3, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें 4/3 पाई r3, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे 4/3 पाई r3 और टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब की बात करें तो ये होता है a क्यूब, है ना। अब इसको सॉल्व करने में होगा दिक्कत अपने को, इसको सॉल्व करने में होगा दिक्कत अपने को, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने में जो दिक्कत होगा, उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए अभी हम लोगों ने निकाला था ना रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर, क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन टर्म्स है और अगर 2 अननोन टर्म्स होगा तो हम लोग उसको निकाल नहीं सकते। तो निकालने के लिए मुझे इन दोनों को एक टर्म्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा। उस रिजॉल्व करने के लिए मैंने पहले निकाल कर रखा था ए और आर का रिलेशन, तो इसको अभी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना। इसको अभी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। देखो कैसे यूज होगा, देखो ए एंड आर दोनों अननोन टर्म्स हैं, है ना। तो 1 मल्टीप्लाई 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय ए के जगह पे ए एंड आर का रिलेशन कितना होता है यार? अरे बोलो यार कितना होता है? a ट्वाइस r, तो ट्वाइस r की जगह पे डालो और क्यूब वाला सिंबल इधर डाल देंगे। तो देखो फटाफट कितना मिल रहा है मुझे, 4 पाई r क्यूब, नीचे मिल गया मुझे 3 मल्टीप्लाई 2 to 4 क्यूब है ना, 2 to 4 4 to 8 और r क्यूब मिल गया। तो r क्यूब हो गया छमछम, 4 और 8 हो गया छमछम, तो क्या मिल गया 2। तो पाई कितना निकला यार? 3 मल्टीप्लाई 2 6 हो गया, तो 6/6 हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 3.14/6 करेंगे। तो अगर मैं इनको छमछम करता हूँ तो मुझे रिजल्ट मिल होता है 0.524 समथिंग ऐसा कुछ, मतलब 0.52 के हम लोग इसको रख सकते हैं। ये जो वैल्यू मिला 0.52, ये क्या मिला मुझे? पैकिंग फ्रैक्शन। और मैंने पहले ही बोला था कि फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा। तो अपना यहाँ पे कितना हो गया? 0.52। अच्छा,
तो 0.52 मेरा पेकिंग फ्रैक्शन निकल गया। तो पेकिंग फ्रैक्शन निकलने के बाद मुझे, तो इसके बाद देखो अपने को क्या करना है, पेकिंग इफिशिएंसी इज इक्वल टू पेकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाई 100। पेकिंग इफिशिएंसी इज इक्वल टू पेकिंग फ्रैक्शन इनटू 100 होगा। फिर फ्रैक्शन आप लोगों ने निकाला, इफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। फ्रैक्शन का वैल्यू आता है 0.52, मल्टीप्लाई अगर करेंगे 100 से तो अपने को मिल जाता है 52%। ये जो 52% अपने को मिला, और मैंने पहले बोला था इसका वैल्यू हमेशा होगा 0 से लेकर 100 के बीच में, और ये हमेशा परसेंटेज में आएगा। तो हो गया अपना ये वाला पॉइंट, पेकिंग फ्रैक्शन एंड पेकिंग इफिशिएंसी अपना हो गया। फोर्थ पॉइंट हम लोग बात करें यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट अपने को यहाँ पे एक और चीज मिलता है, एम्प्टी स्पेस। क्या मिलता है? एम्प्टी स्पेस। ये तो हम लोगों ने यूज किया, ये तो अपना यूज वाला पार्ट है इफिशिएंसी जो हम लोगों ने यूज किया। अभी अपने को करना है जो यूज पार्ट हो गया, जो एम्प्टी स्पेस खाली है उसको निकालते हैं ना। तो इतना सिंपल है। जिन लोगों को पता चल गया होगा कि एम्प्टी स्पेस कितना होगा, अरे बोलो, एम्प्टी स्पेस तो पता चल गया, इतना यूज किया तो एम्प्टी स्पेस कितना होगा? एम्प्टी स्पेस इज इक्वल टू 100 माइनस पेकिंग इफिशिएंसी। तो पेकिंग 100 माइनस पेकिंग इफिशिएंसी का वैल्यू कितना आ रहा है? 52। तो आंसर में कितना लिख देंगे यार? 48% अपना कितना हो रहा है? पेकिंग एम्प्टी स्पेस हो गया। तो एम्प्टी स्पेस निकाल दिया। अभी नेक्स्ट पॉइंट अभी हम लोग बात करेंगे इधर, फिफ्थ पॉइंट जिसको बोलते हैं हम लोग लेटिस पॉइंट्स। क्या बोलते हैं इसको? लेटिस पॉइंट। तो लेटिस पॉइंट क्या होता है कि जितना भी स्पेयर तुमने यूनिट सेल में यूज किया है, जितना भी स्पेयर तुमने एक क्यूब के अंदर डाला था, जितना भी स्पेयर तुम्हारा क्यूब में यूज किया था, उनका सेंटर पॉइंट को मैं बोलता हूँ लेटिस पॉइंट। उनका सेंटर पॉइंट को क्या बोलता हूँ? लेटिस पॉइंट। तो एक क्यूब भी, एक अपना सिंपल क्यूब में टोटल नंबर ऑफ स्पेयर हम लोगों ने कितना यूज किया? 8 स्पेयर यूज किया। तो अगर 8 स्पेयर यूज किया तो 8 का सेंटर पॉइंट होगा ना अलग अलग। तो टोटल में लेटिस पॉइंट कितना निकला यहाँ पे? 8 लेटिस पॉइंट निकल गया। कितना निकल गया? 8 लेटिस पॉइंट निकल गया। ये तो मैंने कर दिया सिंपल क्यूब का। 5 पॉइंट मैंने निकाल के दिखाया सिंपल क्यूब का डेरिवेशंस करके, पेकिंग एफिशिएंसी, पेकिंग फ्रैक्शन, एम्प्टी स्पेस, लेटिस पॉइंट, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ये हम लोगों ने निकाल दिया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो होगा एफसीसी के बारे में। एफसीसी का मतलब फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, एंड इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसका? बीसीसी का। लेकिन फिलहाल के लिए ये काम करो कि एफसीसी और बीसीसी तुम लोग खुद एक बार ट्राई करो। अगर नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अभी के लिए तुम्हारे लिए होमवर्क है एफसीसी एंड बीसीसी का ये जो 5 पॉइंट है वो निकालने का कोशिश करो। अगर इनके तुम्हारा नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। समझ में आ रहा है? इतना सिंपल है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट्स में बताओ, कमेंट में डाउट बताओ, फोन करके भी पूछ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ये करो, होमवर्क करो, ठीक है, और घर पे रहो, बाहर निकलने का जरूरत नहीं है, और सैनिटाइजर से हाथ धोते रहो, हाथ को सैनिटाइज करते रहो। ठीक है, थैंक यू।